करता हूं। आज हमारे साथ पंडित सुरेश कौंते जी हैं, पत्रकार ग्रामीण एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं और चूँकि अभी पत्रकारों का भी नेतृत्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं शुरू से। सर, ये एक क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कि जिस प्रकार अपने बुंदेलखंड में बेरोजगारी देखी जाए, आप एक चूँकि पत्रकारों के जिला अध्यक्ष भी, कई संरक्षण में आपके काम करते हैं पत्रकार और कई वो भी हैं, तो इस प्रकार कैसे देखते हैं युवाओं को क्या मुख्य वो रहेगा इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आती है? देखिए, सबसे पहले मैं अजय भारत वेब चैनल के सभी श्रोताओं को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नए वर्ष और मकर संक्रांति पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप कपिल जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं आने वाले नए वर्ष की। मैं आपको बता दूं कि पिछले जो सरकारें रही हैं, पिछली सरकारों में हमने एक बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी और इन सरकारों का जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में इनकी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजी योजनाएं हुआ करती थी। धरातल पर इन योजनाओं का कोई मतलब नहीं था, ना धरातल पर इन योजनाओं को चलाया गया। आप बताइए, अगर 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गया है और 70 साल की आज़ादी के बाद हम अपने देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सके, 70 साल में हम अपने किसानों को हर खेत तक पानी नहीं पहुंचा सके, हम किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं दिलवा सके, तो हमारी ये सरकारें निश्चित मानिए कि काम नहीं किया। इन सरकारों के काम ना करने के कारण और जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की जनता के बीच से दूरी, विकास के कार्यों से दूरी, योजनाओं का कोई क्रियान्वयन ना करना और सिर्फ अपने परिवार को, परिवारवाद को बढ़ावा देना, वंशवाद को बढ़ावा देना, इसका मुख्य कारण रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में हमारे ललितपुर क्षेत्र में जो रिफाइनरी लगी है, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो आगासौद में लगी है, वह रिफाइनरी का प्रोजेक्ट हमारे ललितपुर जनपद के लिए आया था। उस समय के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों का ये सोचना था कि अगर हमने अपने ज़िले में इतने बड़े प्लांट को लगा दिया तो हमारे ज़िले के हज़ारों की संख्या में युवा जो बेरोजगार हैं वो काम धंधे से लग जाएंगे, हमारा राजनीतिक वजूद समाप्त हो जाएगा। जो राजनीति के कारण लोग हमारे ऊपर निर्भर हैं, उनकी निर्भरता हमारे ऊपर से समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे जनप्रतिनिधियों ने इतने बड़े प्लांट को, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता था, उस प्लांट को हमारे यहाँ से स्थानांतरित करवा दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस समय की सरकार है, चाहे वो केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, इन सरकारों ने आकर के धरातल पर काम किया है। जो वास्तविकता में काम होना चाहिए उस काम को आज दिखाई दे रहा है। चाहे मुद्रा लोन योजना हो, चाहे स्टार्टअप योजना हो, स्टैंड अप योजना हो और चाहे MSME की योजनाएं हो, इन योजनाओं के माध्यम से हमारी जो वर्तमान सरकार है, सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये योजनाएं धरातल पर जाएं, लोगों को इन योजनाओं से लाभ मिले। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हर महीने में एक बार अपने मन की बात के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को जागृत करने का प्रयास करते हैं कि अगर आपके पास कोई इनोवेशन हो, आपके पास कोई नवोन्मेषक कार्य हो या आपके पास कोई ऐसी योजना हो, तो उस योजना के माध्यम से हम देश के सारे युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। और देखो, आपने भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से हमारे एक झांसी की बेटी, जिसने नया एक नवोन्मेषक नया प्रयोग किया, उस प्रयोग को अपनी बात के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सरकार है, ये सरकार धरातल पर काम कर रही है, युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। हवा हवाई नहीं है। अगर हवा हवाई सरकार होती तो इतनी लोकप्रियता इस सरकार को नहीं मिलती। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने भी सबसे पहला जो काम किया है कि लोगों के सम्मान की सुरक्षा की, लोगों के इज्जत और सम्मान की, बेटियों की इज्जत और सम्मान की सुरक्षा करने का कार्य किया। आज हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी बहन बेटी रात में, दिन में, कभी भी किसी भी जगह जा सकती है। गुंडे बदमाश हमारे प्रदेश से पलायन कर गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकारें हैं, अगर धरातल पर काम नहीं करेंगी तो इसी तरीके से उनका भी सफाया हो जाएगा, जिस तरह से हमारी पिछली सरकारों का सफाया हमारे इस समय की जो योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने इन जो विपक्ष के लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते थे, उनको हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है। और ऐसी स्थिति में अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि लोकसभा से मोदी जी ने
विपक्ष का सफाया कर दिया। इसी तरह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश से भी विपक्ष का सफाया करने वाले हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी है, आप चूंकि ब्राह्मण हैं और देखा जाता है कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ उसको लेकर ब्राह्मण में जहर फैलाया है जो विपक्षी पार्टियों हैं, तो अब क्या ब्राह्मण वो वोट बैंक वो भाजपा के पक्ष में है या फिर विपक्ष ने खींच लिया? देखिए ये सारी चीजें जो राजनीतिक के लोग होते हैं वो स्कैंडल बना के सरकार की छवि धूमिल करने के लिए ये काम करते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि विकास दुबे ने जितने भी मर्डर किए हैं, जितनी हत्याएं की हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या में ब्राह्मण ही थे। क्या इसके जरिए ब्राह्मणों को प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है? हाँ, ब्राह्मणों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी इस तरह का कुत्सित प्रयास कर रही है कि हम किसी न किसी तरीके से ब्राह्मणों को इस भारतीय जनता पार्टी से अलग करें। इसके लिए उनका ये षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन ये षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होगा। हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। वो तो परसा ले घूम रहे हैं, परशुराम का परसा लिए कौन? परशुराम का फरसा लेके कोई नहीं घूम रहा है। परशुराम का फरसा लेकर के ना परशुराम की बात अखिलेश यादव कर सकते हैं, ना सतीश चंद्र मिश्रा जी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। ब्राह्मण अपने आप में एक समझदार जागरूक कौम है। समाज को रास्ता दिखाने का काम जिस समाज ने किया है, उस समाज को आपके अखिलेश जी या कोई दूसरा व्यक्ति रास्ता दिखाने का काम करेगा। वो खुद भटका हुआ है, वो दूसरे को क्या रास्ता बताएगा? कभी कहते हैं दलितों का, जो स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, कभी कहते हैं कि दलितों का, पिछड़ों का सम्मान नहीं किया। जब दलित पिछड़ों का सम्मान नहीं किया तो क्या जो सवर्ण जाति उनके लिए नफरत की जहर देखते हैं? देखिए हम बता दें आपको हम एक बात बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मलाई खाने वाले नेताओं में से एक हैं। आपको बता दूं कि पिछली बार जब मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उस सरकार में यही स्वामी प्रसाद यादव मायावती जी की चरण वंदना करते हुए दिखे थे। मायावती की सरकार में ये सबसे बड़े पावरफुल कद्दावर मंत्री के रूप में जाने जाते थे। उनकी सरकार के बाद जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनी तो समाजवादी पार्टी में भी जाकर के इन्होंने अपनी भूमिका बनाई, और समाजवादी पार्टी में बनाई नहीं, अब बना रहे हैं। और बीच में जब भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा की सरकार में भी मंत्री बन गए, और भाजपा की सरकार के बाद अब इनको ये लग रहा है कि अब भाजपा की सरकार में हमारी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल जो वास्तव में नेता होते हैं उन्हीं नेताओं को टिकट दिया जाता है। परिवारवाद का बढ़ावा नहीं है। इन्होंने अपनी बेटी को सांसद बनाया, बेटी को सांसद बनाने के बाद इन्होंने अपने बेटे को फिर से टिकट मांगा, जबकि इनका बेटा पिछले चुनाव में चुनाव हार गया था, और पुनः ये चाहते थे कि हमारे बेटे को सुरक्षित ऐसे स्थान से सीट दी जाए जहां से वो आराम से निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हम वंशवाद को, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। तो अब जब उनको ये लग रहा है कि हमें परिवारवाद के माध्यम से हम अपने बेटे को राजनीतिक रूप से महत्व तो नहीं दिला पाएंगे, तो उन्होंने फिर जाके अपना आसरा समाजवादी पार्टी के शरण में पहुंचे। तो ये तो एक आया राम गया राम वाले हैं, मलाई चाटने वाले हैं, चाहे भाजपा में मिले, चाहे सपा में मिले, चाहे बसपा में मिले। तो ये उनका कोई नैतिक चरित्र नहीं है। आप ये मान के चलिए कि स्वामी प्रसाद यादव का कोई राजनीतिक नैतिक चरित्र नहीं है कि जिसके बारे में हम ये सोच लें कि ये कोई अच्छे व्यक्ति हैं। ये सिर्फ दल बदल वाले लोग हैं। ये सिर्फ राजनीति का प्रदूषण है, राजनीति की जिसको अपन गंदगी कह सकते हैं, राजनीतिक गंदगी है जो इधर से उधर भटक रही है। सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य क्या एक दगाए गोला है? नहीं, वो कुछ नहीं है, नथिंग। स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार के आने के बाद, इस चुनाव के बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई तो हमारे अखिलेश भैया भी लड़ रहे हैं। उनके सामने भी अस्तित्व, नहीं, अस्तित्व का संकट है। आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? कहीं नहीं आ रहे हैं। अस्तित्व का संकट है और भयावह संकट है। आज की डेट में योगी जी, मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों के सामने ये बहुत बौने सिद्ध हो गए हैं। इन सब लोगों को अपने अस्तित्व बचाने की पड़ी है कि हमारा अस्तित्व बचा रहे। आप देखिए कांग्रेस की सरकार, 70 साल कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश में एक छत्र शासन किया। आज कांग्रेस सरकार का क्या हाल है? जब इतनी बड़ी पूरे देश में शासन करने वाली पार्टी आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, तो ये तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये तो सिर्फ कुछ चंद जातियों के माध्यम से राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जब आज देखिए योगी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पैटर्न पर जो उन्होंने काम किया है, जैसे आपको पता हो कि जितनी भी योजनाएं चली हैं, सारी योजनाओं को संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप उन्होंने लाभ दिया। किसी व्यक्ति को या किसी जाति को, किसी एक व्यक्ति के परिवार को लाभ देने का काम नहीं किया है। इस सरकार ने सबके साथ
सबका विकास और सबका विश्वास करते हुए सबको आवास दिलाए, सबको गैस कनेक्शन दिलाए, सबको उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, आपके बिजली के कनेक्शन, सारी योजनाओं का लाभ बिना। आज पहली ऐसी सरकार है जिसमें टैलेंट के आधार पर जिन लोगों में प्रतिभा है वही लोग नौकरी पर पहुंचे हैं। नहीं तो इसके पहले ये होता था कि एक वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी निकलती थी, नहीं, अनपढ़ों के लिए है। अनपढ़ों के लिए हमने आपको बताया स्टार्टअप, मुद्रा लोन योजना, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, गांव के विकास को बढ़ावा देना। गांव में हमारी ये पहली सरकार है जिसने अपनी दिशा शहरों को छोड़ करके गांव के गरीब को लाभान्वित करने की योजना है। आज देखिए योगी जी ने योजना बनाई है। योगी जी ने कहा है कि आप अपने घर में अपने जो गौवंश के पशु है, आप एक पशु को रखिए, आपको 900 रुपये सरकार देगी। तो ये कितनी बड़ी योजना है। अब आप उसको फॉलो करें, आप अपने गांव के पशुओं को अपने घर में रखें, आपको दूध भी मिलेगा। गोबर की खाद का प्रयोग करें तो आपकी जो फसल है, आपकी जो खेती है, जो खेती उद्योगपतियों पर आधारित हो रही है, क्योंकि उर्वरक की जो बहुत बड़ी क्राइसिस आता है, उर्वरकों का जो संकट आता है, अगर हम आत्मनिर्भर होकर के अपने पशुओं को पालें, उनका गोबर खेतों में डालें तो हमारी फसल की क्वालिटी भी अच्छी होगी और हमें अपने पशुओं से जो लाभ मिलते हैं वो सारे के सारे लाभ मिलेंगे। तो हमारी सरकार गांव के गरीबों के लिए काम कर रही है और इसी दिशा में उसको बढ़ना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि जो योजनाएं हैं वो का एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, अच्छा उसमें इंग्लिश में कि पीपल ऑफ द मनी योर इनडायरेक्टली डायरेक्टली योजना, जो प्रधानमंत्री योजना चला रहे हैं वो डायरेक्ट खातों में जा रही है, इसकी क्या वजह है कि जनता नहीं, आपको एक बात बता दूं मैं, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं बहुत दूरदर्शी व्यक्तित्व हैं। आप ये समझ लिए कि दैवीय प्रभाव जिनको सीधा सीधा मिला हुआ है, हाँ, ऐसे व्यक्ति हैं। और मैं आपको बताना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनधन योजना के माध्यम से मोदी जी ने पूरे देश के हर व्यक्ति को खाते से जोड़ा, हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ा। उनका ये उद्देश्य था कि हर व्यक्ति का बैंक में अपना खाता हो। खाता होने के बाद अब आज देख लीजिए सारी योजनाओं का लाभ जिस व्यक्ति को देना उसके सीधा का सीधा खाते में पहुंच रहा है। अब खाते में पहुंचने पे भ्रष्टाचार समाप्त, बीच में सुविधा शुल्क लेने वालों को कोई सुविधा शुल्क की व्यवस्था ही नहीं है। क्या पहले होता था कि उन्होंने कहा चेक बट रहे हैं तो चेक जब मिलेगा जब आप 200 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे, अब सारा सिस्टम खत्म है। आवास का पैसा आया, किसान सम्मान निधि का पैसा आया, विधवा पेंशन का पैसा आया, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आया, सीधा का सीधा आपके खाते में जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि जो एक उन्नाव रेप कांड हुआ था, आपने सुना होगा, कुलदीप सिंह सेंगर, कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने उनकी माँ, उस बच्ची की माँ को टिकट दी है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक लोगों की सोसेबाजी होती है। राजनीतिक लोग हर जगह ये सब चीजें देखते हैं कि हमारा राजनीतिक लाभ कहाँ से मिल रहा है। मानवीय आधार पर देखिए, मानवीय आधार पर उस परिवार को संरक्षण, उस बेटी को सम्मान दिलाने की दिशा में, उस बेटी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम होना चाहिए, ना कि उसका राजनीतिक लाभ लिया जाना चाहिए। उसके सामने हमारा प्रत्याशी लड़ेगा इन चुनाव। हाँ, ये सारी चीजें त्वरित लाभ के लिए हैं, मतलब इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम पे, सिद्धांत पे, जिस नियम पे, जिस नीति पे ये चुनाव लड़ रहे हो। इनकी ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई इनका नियम है। बिना नीति, नियम और नियत के ये अपना राजनीतिक लाभ जहां मिलना है वहां ये मुड़ जाते हैं। जबकि राजनीतिक दलों में एक मर्यादा होना चाहिए कि हमारा एक सिद्धांत है, हम उस सिद्धांत के अनुरूप कार्य करेंगे। आपने कह दिया कि हम वहां से अपने प्रत्याशी को खड़ा नहीं करेंगे, और एक ने कह दिया कि हम इसके परिवार के व्यक्ति को टिकट दे करके चुनाव लड़ाएंगे। अरे भाई, जिसकी उस दल के प्रति कोई संवेदना नहीं है, जिसकी उस दल के प्रति कोई जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति को आप अपने दल में शामिल कर रहे हैं। ना उसका नीति है, ना उसका सिद्धांत है, ना उसको उसके बारे में कुछ अता पता है, आप उसको लाके खड़ा कर देंगे। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल की सोच के बारे में, सिद्धांत के बारे में नहीं जानता हूं। आपने लाके हमें जबरदस्ती उस दल में लाके खड़ा कर दिया तो हम उस दल के अनुरूप थोड़ी चल पाएंगे। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक सोचेबाजी, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, त्वरित लाभ लेने के लिए ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके माध्यम से लोग ऐसा प्रयास करते हैं, जबकि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए।